Check one, check two, check. हाय दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। यहाँ हम इतिहास को ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कोई मजेदार कहानी। एसएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए बेस्ट। पिछली बार हमने गुप्त एम्पायर के पतन की बात की, वो दौर जो 550 से 700 सी तक चला, जहां हूण आए और हर्ष उभरा। अब हर्ष के बाद का समय शुरू होता है, अर्ली मेडिवल पीरियड। छोटे छोटे राज्यों की लड़ाई, नए राजाओं का उदय और ढेर सारा ड्रामा। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, स्मार्ट स्टडी है ना, हमारे साथ इतिहास रटना नहीं पड़ेगा, समझ आएगा। हमारे विजुअल से ये सब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, अर्ली मेडिवल पीरियड की सवारी शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। हर्ष के बाद 700 सीई से अर्ली मेडिवल पीरियड शुरू हुआ। ये 1000 सीई तक चला, मतलब पूरे 300 साल। अब सोचो, 300 साल में क्या क्या नहीं हुआ होगा। भारत टुकड़ों में बंट गया, जैसे आजकल केक काटते हैं ना, वैसे हर टुकड़े पर एक नया राजा, एक नया राज्य। ये समझ लो दोस्तों, जैसे एक बड़ा सा मोबाइल फोन था, वो टूट के छोटे छोटे फीचर फोन बन गए। नए राजवंश उभरे, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। ये नाम याद रखना दोस्तों, ये सब इस कहानी के हीरो हैं। और ये टाइमलाइन एग्जाम में लगातार आने वाला पॉइंट है। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 700 से 1000 सी, इसको अच्छे से याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे ये सब हुआ कैसे। देखो दोस्तों, जब एक बड़ा सा साम्राज्य कमजोर पड़ी दे देता है, तो छोटे छोटे राजा मौका देख के अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। और यहां भी ऐसा ही हुआ। हर्ष के बाद कोई एक ताकतवर राजा नहीं था, तो सबने सोचा क्यों ना अपनी अपनी दुकान चलाए। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। जहां राजा होते हैं, वहां लड़े ढाई झगड़े तो होंगे ही। और यहां तो बहुत सारे राजा थे। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि इन राजाओं ने कैसे एक दूसरे से लोहा लिया और कौन सबसे ताकतवर बना। तो दोस्तों, हर्ष के जाने के बाद भारत में एक नया खेल शुरू हुआ, ताकत का खेल। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। ये साउथ के धुरंधर थे। इनका साम्राज्य आज के कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। इनके राजा बहुत ही बहादुर और होशियार थे। ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, ये कुछ नाम हैं जो इतिहास में अपनी छाप छोड़ा गए। राष्ट्रकूटों ने न सिर्फ अपनी सत्ता स्थापित की, बल्कि कला और संस्कृति को भी खूब बढ़ावा दिया। अब आते हैं पाल वंश पर। ये ईस्ट के शेर थे। बंगाल इनका गैरह था। इनके राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। धर्मपाल, देवपाल और गोपाल, ये पाल वंश के कुछ प्रतापी राजा थे। पाल वंश ने भी कला और शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, ये उसी समय का है। अब बारी आती है प्रतिहारों की। ये नॉर्थ वेस्ट के सरदार थे। गुजरात और राजस्थान इनका इलाका था। नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम, ये प्रतिहार वंश के कुछ नामी राजा थे। प्रतिहार वंश ने अरब आक्रमणकारियों को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थे हमारे तीनों खिलाड़ी, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ताकतवर थे। लेकिन असली मजा तो तब आया जब इन तीनों के बीच टक्कर हुई। चैप्टर 3, त्रिपक्षीय संघर्ष। जब तीन राजाओं ने की कन्नौज के लिए जंग दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दो बिल्लियों में एक रोटी के लिए लड़े डे ढाई। यहां तो तीन तीन शेर थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और रोटी नहीं थी, बल्कि कन्नौज का राज था। जी हां, कन्नौज। ये शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था और उस समय बहुत ही अमीर और शक्तिशाली माना जाता था। जो भी कन्नौज पर राज करता, वो पूरे उत्तर भारत का मालिक बन जाता। तो जाहिर सी बात है, तीनों राजवंशों की नजर इस पर थी। और फिर शुरू हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब तीन तरफा लड़ाई। लगभग 200 साल तक ये लड़ाई चलती रही। कभी पाल जीतते, कभी प्रतिहार और कभी राष्ट्रकूट। कभी ऐसा भी होता कि एक राजा दूसरे राजा से मिलकर तीसरे पर हमला कर देता। मतलब पूरी पॉलिटिक्स चलती रहती थी। ये त्रिपक्षीय संघर्ष एग्जाम में बीनीढ़ा पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। इसके बारे में तो कई सवाल पूछे जाते हैं। सोचो जरा, कन्नौज इतना खास क्यों था? क्योंकि दोस्तों, कन्नौज उस समय व्यापार का केंद्र था। गंगा नदी के किनारे होने की वजह से यहां से व्यापार करना बहुत आसान था। और जहां व्यापार होता है, वहां पैसा होता है। और जहां पैसा होता है, वहां ताकत होती है। तो कन्नौज पर कब्जा मतलब पूरे उत्तर भारत की चाबी। इसलिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ही इस चाबी को पाने के लिए लड़ी देते रहे। चैप्टर 4, मंदिरों का निर्माण और क्षेत्रीय शक्ति का उदय। दोस्तों, इस दौर में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही नहीं हुए,
बल्कि कला और संस्कृति भी खूब फली फूली, खास तौर पर मंदिरों का निर्माण। इस समय बहुत सारे भव्य और विशाल मंदिर बनाए गए। राष्ट्रकूटों ने तो एलोरा में कैलाश मंदिर जैसा अद्भुत नमूना पेश किया। ये मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। सोचो, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना भव्य मंदिर बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। हर राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए भव्य मंदिर बनवाता था। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र होते थे, बल्कि राजा की शक्ति और वैभव के प्रतीक भी होते थे। इसके अलावा हर राज्य की अपनी संस्कृति भी विकसित होने लगी। भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, सब में क्षेत्रीय विविधता आने लगी। ये मंदिर और बदलाव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों, हालांकि भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था, लेकिन हर राज्य अपनी संस्कृति और पहचान बनाने में लगा हुआ था। यह दौर भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। चैप्टर 5, एक नजर पीछे, अर्ली मेडिवल पीरियड का सारांश। चलो बच्चों, इस कहानी को दोहराएं। हर्ष के बाद 700 से 1000 सी, याद है ना? इस दौर को अर्ली मेडिवल पीरियड कहते हैं। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार जैसे नए राजवंशों का उदय हुआ। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें तीनों राजवंशों ने जमकर लोहा लिया। इसके साथ ही इस दौर में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि एलोरा के कैलाश मंदिर। क्षेत्रीय भाषा, साहित्य, संगीत और नृत्य का भी विकास हुआ। यह दौर भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। ये सारी कहानी स्मार्ट स्टडी के विजुअल्स के साथ देखो, एक बार में याद हो जाएगी। आउटरो, अर्ली मेडिवल पीरियड, याद रखने लायक बातें। तो दोस्तों, ये थी अर्ली मेडिवल पीरियड की कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपने तैयारी को आसान बनाया। अब एग्जाम में धूम मचाओ। चलो 10 जरूरी एग्जाम क्वेश्चन से रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्ली मेडिवल पीरियड कब शुरू हुआ? उत्तर है 700 सी में। क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष के बाद साउथ में कौन सा वंश उभरा? उत्तर है राष्ट्रीय कूट।